अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़ और मुझे कहते हैं फसीहा। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस की दौड़ में सबसे पीछे सबसे आगे आ गए हैं। क्या माजी में भी सीनियर मोस्ट जज के बजाय जूनियर जज बतौर चीफ जस्टिस बने? इसके साथ साथ हम बात करेंगे मुल्क में वो कौन से वज़ीर आज़म थे जिन्होंने 70% मुल्क की अहम तकरीरें की। उसके साथ साथ हम बात करेंगे शहीद अरशद शरीफ के हवाले से 2 बरस बीत गए मगर इंसाफ आज तक ना मिला। ईरान और पाकिस्तान की बजट और फीकस आमनी में कितना फ़र्क, ये मौजू भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा। इस पर बात करते हैं हरमीत सिंह से। हरमीत, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन का। जस्टिस याहिया अफरीदी नॉमिनेट हो गए हैं। फसीहा, मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो जो दावा किया गया, यानी कल आपने हेडलाइंस देखी थी, बड़े बड़े अखबारों ने ये हेडलाइन छापी थी कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, और जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा था, यानी दुनिया की ये पहली हुकूमत है जिसने अपना जो सतून है उसको इतना कमज़ोर किया कि अब वो तिनके का सहारा उसको रह गया है और उस पर जश्न मनाया गया। भुट्टो के नवासे ने, जरदारी के बेटे ने जिस तरीके से जश्न मनाया और इसको तारीखी फतह करार दिया। मौलाना फजल रहमान साहब का वही माजी का किरदार, जिस तरीके से वो अपना किरदार निभाता है, वही किरदार उनका था। नवाज शरीफ का वही किरदार, यानी ये वो स्याह तारीख में, स्याह पन्नों में ये किरदार तमाम तर लिखे जाएंगे। और सबसे बड़ा, यानी अदलिया को आपने कंट्रोल कर लिया। इंसाफ अब कैसे होगा? अब तो इंसाफ मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया कि जो 50,000 रुपये फीस थी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की, वो 10 लाख हो गई है। ऐसे में चीफ जस्टिस, जो कंट्रोल चीफ जस्टिस, उसके पास तो सिर्फ एक हथौड़ा रह गया है। और क्या है वो हथौड़ा भी? अब वो हथौड़ा भी कोई काम का नहीं है। मैं समझता हूँ वो भी लेना चाहिए इनसे। तो अब जिस जस्टिस याहिया की आपने बात की, जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से, या जो हम बात करते हैं कि जिस तरीके से मंसूर अली शाह के हवाले से, लेकिन उनको क्यों नहीं लाया गया? जाहिर बात है ना, वो एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में थे, ना इनके कंट्रोल में थे, और इनको डर था कि जो सीट्स वगैरह, रिजर्व सीट्स हैं, दीगर जो कवानीन है, वो जब आएंगे तो इनको नुकसान होगा, जमात जो है नून लीग खत्म, वापस चली जाएगी। अब जस्टिस मंसूर का सबसे बड़ा कसूर ये है कि उसने वो बड़ा फैसला दिया था 12 जुलाई को, खासकर उन सीट्स के हवाले से जो अक़लियतों की सीट्स हैं, तो वो पीटीआई का हक बनता है, उस पर भी इन्होंने वो माल गनीमत समझा था। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो सूरत हाल हुई है, मैं समझता हूँ ये काफ़ी नुकसानदेह है, और आने वाले दिनों में मज़ीद दुनिया भर में हम पे थू थू हो रही है। और ये जो किरदार है, बिलावल भुट्टो, जरदारी जो हैं, इन्होंने जिस तरीके से जश्न मना, उसके ख़ानदान ने जो मनाया, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अवाम को मज़ीद जो है मुश्किलात से दो चार कर दिए इन लोगों ने। हरमीत, ये बताइएगा, माजी में भी क्या मोस्ट जूनियर जज जो थे वो मोस्ट सीनियर बने थे? जाहिर बात है, वो मतलब मोस्ट सीनियर बन के चीफ जस्टिस उनको बनाया गया, और मुल्क की तारीख में 2 बार सीनियर जजेस जो हैं उनके बजाय जूनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया गया था। 1954 में जो है जस्टिस मुनीर को चीफ जस्टिस बनाया, अबू सालेह को इग्नोर किया गया जो सीनियरिटी पे थे। इसी तरह 1994 में जस्टिस सज्जाद अली शाह को चीफ जस्टिस बनाया गया, साद सऊद को जानबूझकर इग्नोर किया गया। जस्टिस मुनीर और जस्टिस अली शाह के साथ जो हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है, और वो भी नवाज शरीफ ने जिस तरीके से जस्टिस सज्जाद अली शाह जो है अपने जूते छोड़ के भाग गए थे, ये तारीख का हिस्सा, ये सारी चीज़ें। हरमीत, शहीद अरशद शरीफ को आज 2 बरस बीत गए हैं, लेकिन इंसाफ आज तक उन्हें ना मिला। और इसमें मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली न पाकिस्तान की हुकूमत ने, न कीनिया की हुकूमत ने, और जो चीफ जस्टिस तासुब की पट्टी अपने आंखों पर बांधे, जिसने ख़वातीन के हवाले से खामोशी इख्तियार की, जिसने मुल्क में जो आइन के साथ खिलवाड़ हुआ, वो बतौर चीफ जस्टिस, और जो सुप्रीम कोर्ट को जिसने बहुत निचली सतह तक पहुँचाया, यानी सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात थे उनको तबाह कुन तौर पर उन्होंने जो वो जिस तरीके से उन्होंने अपना किरदार अदा किया, जस्टिस काजी फाइज ईसा ये किरदार कभी नहीं भूलेगा, जिसने जुल्म ज्यादतियों के बावजूद अपनी कुर्सी को तरजीह दी, ऐसे फैसले दिए जो अपनी कुर्सी और अपने ओहदे को तक़वियत देने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नासूर जो है अब ये वैसे भी जा रहा है, और शहीद अरशद शरीफ की दूसरी बरसी है, उनके कातिलों को आज भी इंसाफ के कटहरे में ना खड़ा करना। और आप देखें कि उसकी फैमिली जो है, आज मैं सहाफ़ियों को देख रहा था, सहाफ़ियों की जानिब से भी कोई इवेंट नहीं
कराया गया। यानी इतने टाउट हो गए हमारे सहाफ़ी भी कि वो भी खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। इसी तरह आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अपना अदा करना चाहिए सारी सूरत हाल में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पहले मुतालबा कर चुकी है, अब वो भी खामोश है। इसी तरह शहीद अरशद के कत्ल की तहक़ीक़ात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जो है, मैं समझता हूँ कि अगर फैक्ट फाइंडिंग एक कमेटी तश्कील दे देती है तो भी चीज़ें दुरुस्त समझ में जा सकती हैं। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की अदालतों ने कोई इंसाफ, हत्ता कि ये जो अरशद शरीफ केस के ख़िलाफ़ जो FIR जिन लोगों ने कटवाई, जिनमें नून लीग के लोग थे, दीगर लोग थे, उनके बारे में भी अभी तक उन टाउटों को सामने नहीं लाया गया। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो मुतासिब जज जो हैं, चीफ जस्टिस, जो अब यूम नजात जो मनाया जा रहा है मेरे ख्याल में, और ऐसे जस्टिस को मैं क्या किरदार से याद रखूं, लेकिन इसने समात के लिए भी अरशद शरीफ के केस को जो है मुकर्रर नहीं किया। तो ऐसे निज़ाम पर कई सवालात उठते हैं और अफसोस है कि शहीद अरशद शरीफ के कातिलों को आज जो है अभी तक इंसाफ के कटहरे में खड़ा नहीं किया। अब ईरान और पाकिस्तान के बजट पे बात कर लेते हैं हम लोग। क्या ईरान और पाकिस्तान के बजट और फीकस आमदनी में कितना फ़र्क है? देखिए, फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। ईरान एक तरफ सैंक्शंस, दुनिया भर की सैंक्शन, तमाम तरह पाबंदियां होने के बावजूद खुद कफील हो गया, अपने पाँव पे खड़ा हो गया। हम आज भी भीख मांगने के लिए 7 अरब डॉलर की भीख मांग रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। हालात हमारे कि हमारे रिजर्व बैंक, जो रिजर्व हमारे स्टेट बैंक में पड़े, वो भी चाइना और उसने सऊदी अरब ने हमें भीख दी है। अब कंपैरिजन की बात आपने की तो पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, आलमी पाबंदियां नहीं है, याद रखना, मगर सालाना बजट 68 बिलियन डॉलर है। ईरान के 12 करोड़ की आबादी है, 12 करोड़ की, यानी हमसे आधी से ज्यादा कम है। आलमी पाबंदियां इंतहाई ज्यादा है, हर चीज के सैंक्शंस हैं। सालाना बजट 78 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान में आलमी कर्जों का हुजम 130 अरब डॉलर है। ईरान पर बैरूनी कर्जों का हुजम सिर्फ 6 अरब डॉलर है। अंदाजा लगा लें कितना फर्क है। पाकिस्तान में फीकस आमदनी जो है वो 1400 डॉलर है, ईरान में फीकस आमदनी जो है वो 4500 डॉलर है। तो हमें जो मैं समझता हूँ कि तजुर्बेकार जो तजुर्बे कर रहे हैं, तो मुल्क इसलिए तो इस नहज पर पहुंचा है। और जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, आज भी आप खुद देख रही हैं और मैं भी देख रहा हूँ। अब बात करते हैं मुल्क में वो कौन से वज़ीर आज़म थे जिन्होंने अहम तरीन तकर्रियां की? ये क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को जाता है। और जो ये चुन के ले आए, फिर उनके साथ क्या हुआ, जरा इनकी कुछ तफसीलात हमारे पास है, आपके सामने रख लेते हैं। 1990 से लेकर 70% आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस नवाज शरीफ साहब ने लगाए, ठीक है। वहीद काकड़ को इन्होंने लगाया, आसफ नवाज को इन्होंने लगाया, मुशर्रफ, राहील शरीफ, बाजवा, आसिम मुनीर, ये भी इन्होंने लगाए। इसी तरह जो जूनियर थे, जबकि आप देखें आसिम मुनीर जूनियर के साथ रिटायर भी थे। आप देखें आसिम मुनीर साहब जो आज के चीफ जस्टिस, ये रिटायर भी हुए थे, एक दिन इनको फिर टाइम दिया गया। इसी तरह अगर हम देखें परवेज मुशर्रफ भी जूनियर थे, उसको आपने कहाँ खड़ा किया और फिर उसने आपके साथ क्या किया। जस्टिस नसीम हसन शाह, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस साकिब निसार, ये बड़ा किरदार है, नवाज शरीफ इनसे बड़े गिलेमंद थे। जस्टिस बंदियाल, जस्टिस काजी फायजीसा और अब याहिया आफरीदी, ये सारे चीफ जस्टिस नवाज शरीफ के लगाए हुए हैं। और आर्मी चीफ के मैंने बात की, जिसमें जज और चीफ जस्टिस बनने के लिए और जनरल आर्मी चीफ बनने के लिए हर तरह के गैर कानूनी हथकंडों का इस्तेमाल हुआ। और फिर गैर आईनी, गैर कानूनी एक्सटेंशन लेने के लिए भी जो है गद्दारी समेत हर तरह का कदम उठाने को ये तैयार होते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि नवाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट जाता है कि गैर यानी जूनियर जिनका नहीं था ये ओहदा, उनको इन्होंने कुर्सी पर बिठा दिया, जो हकदार थे उनको इग्नोर करके बाहर की तरफ धकेल दिया। तो फिर ये कहते हैं हम बड़े तजुर्बाकार हैं, और जो तजुर्बाकार हैं हम देखते हैं कि याहिया आफरीदी क्या सरप्राइज उनको देखता है। माजी में जिनको ये लेके आया तो सरप्राइज दे चुके हैं नवाज शरीफ साहब को। सो मेरे ख्याल में फसिया ये इनका तजुर्बा है, 70 साल और आधी तकरीबन पाकिस्तान पे इनकी हुकूमत महाराजा रंजीत के बाद उन्होंने की है। तो अब देखते हैं कि इनके तजुर्बे से माजी मुल्क आगे की तरफ किस तरह बढ़ता है। बहुत शुक्रिया हरमीत। मजीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।